हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। और मैं हूं नऊ मलिक, आप सबके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए। और ये खुशखबरी आप सब लोगों को पता ही होगी, लेकिन इसको डिटेल से जानेंगे। और खुशखबरी है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य से। जी हाँ, पिछले एक हफ्ते से जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि अखबारों में छपाया जा रहा था कि यूपी पुलिस के अंदर अब तक की सबसे बड़ी भर्ती जो है वो आने वाली है। 60,000 से ज़्यादा पदों पर जो है वो सिविल यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और बाकी एसआई जो और बाकी जो पद हैं उनके लिए जो है वो भर्तियां निकलने वाली हैं। कभी भी उसके आवेदन जो है वो शुरू कर देगी सरकार, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। एक हफ्ते का उन्होंने बोला था, इवन एक हफ्ता भी अभी तक नहीं हुआ है। और आपके सामने हाजिर है यूपी पुलिस भर्ती को लेकर 60,244 पदों पर जो भर्ती होने वाली है उन पे आपका ऑफिशियल नोटिस। सब कुछ बताया है, कब हम आपका परीक्षा लेंगे, कब हम इसको फॉर्म को अपडेट करेंगे, कब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, आखिरी तारीख क्या होगी। तो एक बार डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को जो इसके लिए बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, जो इसका वेट कर रहे थे, आप सभी के लिए बधाई है ना, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं तो एक सीढ़ी आप चढ़ गए हो। कम से कम वैकेंसीज तो आई है। अब बस जो हमने मेहनत करी है और जो आगे हम मेहनत करेंगे बस उसको पार पाना है ना। चलो तो एक बार जानते हैं बच्चा, 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड, 19 सी तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यहाँ से बच्चा पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों की सीधी भर्ती 2023। पहला क्लोज पढ़ते हैं, पहला पैरा इसका पढ़ते हैं। और पहले पैरे में है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष और महिलाओं के लिए लगभग 13,000 से ज्यादा पद, जो अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक बच्चा डिटेल एनालिसिस किया था। महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुरुष पदों के लिए आपका बैंड 5200 और 2,200 ग्रेड पे 2000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपए 21,700 के अंतर्गत आपका पद को भरने के लिए ऑनलाइन जो आपके आवेदन पत्र है वो आमंत्रित किए जाते हैं। सबसे पहले तो अनारक्षित के लिए आपके 24,102 पद है। उसके बाद बचा ईडब्ल्यूएस के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो टोटल कुल मिलाकर आपके 60,244 पद है, जो आपका एग्जैक्ट वही है जो आपकी हमने जो पेपर कटिंग थी उसको एनालाइज किया था। 1.2 में है आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष और महिलाएं अभ्यर्थी जो है वो आपके पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए वो निरस्त भी करी जा सकती है। आवेदन की समय सारणी क्या होगी? ऑनलाइन आवेदन आपके 27 तारीख से यानी कि 27 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे और उनको फिल करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी होगी। आप अपना जो शुल्क है वो जमा करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 होगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए बच्चा, है ना। 2.2 पढ़ते हैं। आवेदन शुल्क इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 400 रुपए जो है वो आपका आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके लिए अहर्ताएं क्या होगी, योग्यताएं एक तरह से क्या होगी, तो सबसे पहले राष्ट्रीयता, ठीक है, भारत का नागरिक हो, वही सारी चीजें बच्चा, है ना। उसके बाद इसको तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होती है। शैक्षिक अर्हता के बारे में पढ़ते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष आपकी अर्हता होनी चाहिए। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। ये चीज का ध्यान रखना है। अपनी सारी जो मार्कशीट वगैरह है आपको तैयार रखनी है। अभी आगे देखिए, और बिल्कुल सही सही सब कुछ फिल करना है। उसके बाद अधिमानी अर्हताएं अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों का प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। देखो ये थर्ड सेकंड वाले को पढ़ो। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता और समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय जो है वो आपका अंतिम होगा। अब अगर कुछ बातें समान होने पर अभ्यर्थियों को किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? पहला उनको जो आपके डीओई और एसीसी, ठीक है, आपके सोसाइटी में कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र आपका हासिल कर चुके हो, या फिर प्रदेश
बेसिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेना उन्होंने आपका क्या करी हो, सेवा दी हो, या फिर आपका राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी जो प्रमाण पत्र है वो उन्होंने प्राप्त किया हो, है ना, एनसीसी का उन्होंने प्रमाण पत्र जो है उनके पास हो। आयु की बात करें तो भर्ती के लिए आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023, सबसे बड़ी खुशखबरी तो एक तरह से कहिए कि यही हो जाएगी, है ना, 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात आपका अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। दूसरा, महिला अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 1/7/2023 मतलब 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु कर ली हो या फिर 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात जो 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद उनका जन्म ना हुआ हो। परंतु ओबीसी में, अनुसूचित जातियों में, अनुसूचित जनजातियों में और ऐसी अन्य श्रेणियों में अभ्यर्थी जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है वो जो शासन के आदेश होते हैं और उनके अंदर जो प्रावधान होते हैं उसी के अनुसार आपकी क्या है, अनुमान्य होगी। अभ्यर्थी का चरित्र आपका ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, ये एक सिंपल सी बात है, आप सबको पता है। उसके बाद देखते हैं उसके बाद शारीरिक स्वस्थता पे आ जाते हैं, तो आपका ऑब्वियसली शारीरिक और मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना पड़ेगा। भर्ती की प्रक्रिया पे आइए। भर्ती की प्रक्रिया यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 समय समय पर यथा संशोधित इसको किया जा चुका है के अधीन किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट @TTP-UP, ठीक है, UPPB आपका फिर PVB, ठीक है, इसको आप चेक कर लेना बच्चा, इस पे जाकर आपको ये सारा का सारा जो ब्यौरा है वो मिल जाएगा। लिखित परीक्षा, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टि सही पाए जाएंगे, आपका से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, है ना। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। क्या होगी? लिखित परीक्षा आपकी 300 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। आपका सामान्य ज्ञान होगा, आपका सामान्य हिंदी होगी, आपका मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग होगी और आपका मैथ्स होगा। आपका इसके अलावा अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, ठीक है, 300 नंबर के होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के तो आपको 2 अंक मिलेंगे और बच्चा आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.5 की होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है, परीक्षा में OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी, है ना। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आपका इस तरीके से है ना, तो ये सारा का सारा आपका बस वही है। लिखित परीक्षा में ये देखिए, ये वाला नॉर्मलाइजेशन वाला, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जा सकती है। लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसे परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आपके नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन आपका उस टाइम पर कर दिया जाएगा 18/12 को, जो आपका बच्चा किया गया था, ठीक है। अब लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्न एवं उत्तर विकल्प के बारे में आपको अभ्यर्थियों को बताया जाएगा, वही जो बाद में आपका आंसर की जो है वो रिलीज करी जाती है ना। अब यहाँ पर इससे आगे इतना कुछ खास नहीं है, मतलब अभी के लिए, बाद में तो जब पूरा सिलेबस डिटेल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा अब इसमें आपका क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका होगा। लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक
मानक प्रशिक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस प्रशिक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का आपका क्या किया जाएगा, निश्चय किया जाएगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की जो आरक्षण नीति है उसके अनुसार श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी, मतलब मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु में स्थिरता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेखनीय प्रमाण पत्र, अनिवार्य अधिमानी अर्थता आदि के संबंध में सुसंगत, अब मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एक तरह से बच्चा कहने की बात है, आपके पास होने चाहिए। ओके, यही सारा का सारा सिंपल है। शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण पुरुष के लिए जो आपकी न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई आपका सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे देखते हैं सॉरी। अनुसूचित जनजाति के लिए आपका जो पुरुषों की लंबाई है वो आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने की अगर बात करें तो आपका जो यूआर कैटेगरी है, सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जातियां हैं, उनके लिए न्यूनतम सीने का जो माप होगा पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर होगा बिना फुलाने पर, और कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका फुलाने के बाद। और अनुसूचित जनजातियों के लिए ही यही आपका 77 सेंटीमीटर होगा फुलाने पर, और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने कर बाद होना चाहिए, है ना। फुलाने पर होना चाहिए और बिना फुलाए होना चाहिए। आपका न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव आपका क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका जो अनुसूचित जनजाति की महिला जो इसको फिल करने जा रही है उनके लिए मैंडेटरी है कि 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वजन आपका महिला अभ्यर्थी के लिए मिनिमम 40 किलो वजन उनका होना चाहिए। बस यही सारी चीजें हैं। शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपका क्या है ये एक बार देख लो। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा करी जाएगी, जो अहरकारी प्रकृति होगी। ठीक है, इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अहर होने के लिए पुरुष को, पास होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर, ठीक है, कि आपकी दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी। 4.8 किलोमीटर की दौड़ बच्चा आपका 25 मिनट में पूरी करनी होगी। उसके अलावा महिला को 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है वो आपका 14 मिनट में पूरी करनी होगी। ये चीज ध्यान रखना। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे, वो आगे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से वो आपका क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर आप रेस नहीं कर पाओगे तो आप इससे बाहर ही हो जाएंगे। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची आपकी क्या होगी? शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति के दृष्टिगत रखते हुए आपका तैयार करेगा। इसे विभाग अध्यक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रशेषित करेगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर आपका क्या कर देगा, अपलोड कर देगा। बोर्ड द्वारा प्रतीक्षा सूची तैयार आपकी नहीं की जाएगी, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, ये आपका लिखा हुआ है आपका। उसके बाद 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जो आपका अधिमानी अर्थता यदि कोई हो और आपको उसका रखता हो। ठीक है, एक से अधिक आपका अधिमानी अर्थता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अर्थता का लाभ जो है वो आपका प्राप्त होगा। इसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो अधिक आयु वाले को आपको क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। यदि उपयुक्त विचारों के बाद 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो जाते हैं तो आपका अभ्यर्थियों की अधिमानता की अवधारणा हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लेखित उनके नामों की अंग्रेजी मतलब ये अजीब है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपका क्या हो जाएगा बच्चा, उनका चयन हो जाएगा। तो कोशिश करना नाम भी तुम्हारा ए से हो।
है ना? आरक्षण और आयु सीमा में छूट आपको कैसी मिलती है ना? आरक्षण और आयु सीमा में छूट। आपका लंबवत और क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल अभ्यर्थियों के लिए होगा। महिलाओं के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश 18/1/1999 का, ठीक है? आपका 2/99 दिनांक 26/2/1999 और शासनादेश संख्या 18/1/99 का और 2/2006 का, 9/1/2007 यथा संशोधित कार्मिक अनुभाग के संख्या 29 रिट, ठीक है? इसका बच्चा यही सिंपल सा है। आगे पढ़ते हैं जहाँ पे आपकी काम की बात होगी, है ना? काम की बात पे आते हैं यहाँ से, ठीक है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा, है ना, अधिनियम 1994 के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सेनानियों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 के उपबंधों कर सीधी जो भर्ती के समय आपका प्रवर्त सरकार के आदेशों के अनुसार जो है वो किया जाएगा, है ना? अब ये आपके लिए मेन क्लोज है 5.3 क्योंकि इसमें मेन आरक्षण की बात आपकी कही गई है। उत्तर प्रदेश थोड़ा सा बड़ा करते हैं। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण, ठीक है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 2020 दिनांक 31/8/2020 के अनुसार किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस है ना, उनके अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिनके परिवार की आपकी समाज जितने भी स्रोत हैं, वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि के आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय 8 लाख रुपए से 8 लाख सालाना, ठीक है, उससे अगर कम है तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा और मिलेगा, ठीक है? 10% इनको दिया जाएगा। आरक्षण दिए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना 1577/79 आपका जो है दिनांक 31 अगस्त 2020 की विहित शर्तों को पूरा करते हैं। तो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए आपका क्या होगा? मान्य होगा। अब जिन अभ्यर्थियों के द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उन्हें उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत और आवेदन करने के वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 हेतु मान्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित किया जाना आपका अनिवार्य है, वरना आपको उस कोटे का जो फायदा है, उस आरक्षण का फायदा है वो नहीं मिलेगा। उपयुक्त प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को इस आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। आगे होमगार्ड्स के आरक्षण शासनादेश संख्या आपका कितना हो जाएगा? 7122, ठीक है? आपका 10/9/1200 जो भी ये संख्या है बच्चा, इससे आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए। दिनांक 25 जनवरी 1995 के अनुबंध के अनुसार आपका अनुमान्य होंगे। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आपका जो केवल और केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, आरक्षण और अधिकतम आयु सीमा की छूट से संबंधित विवरण ऐसे हैं। अनुसूचित जाति प्रतिशत बच्चा कितना होगा? 21 होगा। अधिकतम आयु में छूट आपका 5 वर्ष होगी। प्रमाण पत्र और प्रारूप जाति प्रमाण पत्र आपका चाहिए। प्रमाण पत्र देने वाले समक्ष अधिकारी आपका इन सबका उसमें जो स्टैंप होता है वो होना चाहिए। आगे उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए होगी 5 वर्ष की छूट होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट होगी और ईडब्ल्यू जो है आपका उनके लिए कोई आयु में छूट आपका यहाँ पर नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना आपका जरूरी है। आपका हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए आपका आयु में तो छूट नहीं होगी, लेकिन उनको डीएफएफ का प्रमाण पत्र जो है वो आपका पेश करना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की जो है आयु में छूट होगी। होमगार्ड्स आपका प्रतिशत 5% यहाँ पर उनको क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। ये आरक्षण का प्रतिशत है ना? और महिला अगर होगी तो 20%, लेकिन आयु में छूट आपकी कोई नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखेंगे। और आगे बस उत्तर प्रदेश शासन की क्षैतिज आरक्षण की जो नीति है वो आपका क्या है? क्षैतिज आरक्षण की, ओवरऑल क्षैतिज आरक्षण की ही है। चलिए अब आगे बस इन्हीं के बारे में है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। एंड इसके बाद अगर हम देखें तो यही सारी चीजें हैं कि वो किस कौन कौन उसके लिए मान्य रहेंगे, है ना? भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर है। ओके
हाँ, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए बच्चा, ठीक है? ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है, अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट जो कि आपकी यहाँ पर है, https://uppppb, ठीक है? आपका .government.in पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करना है। उसके बाद आरक्षित नागरिक पुलिस के लिए आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के प्रारूप को भरे जाने हेतु निर्देशों को सबसे पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आवेदन करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से अपना कर देना है। कोई भी दिक्कत आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, यहाँ पर आप फोन करके जो है इनसे पूछ भी सकते हो कि हमें इस चीज में समस्या आ रही है। उसके बाद ऑनलाइन शुल्क का भुगतान आप कर सकते हो। ऑनलाइन शुल्क की सफलतापूर्वक जमा होने पर अभ्यर्थी का जो आवेदन है पत्र प्रिंट करते समय सबमिट हो जाएगा। ओके, सिंपल सा यही बात है। उसके बाद आप सबमिट कर लेना। शैक्षिक और आरक्षण से संबंधित अन्य प्रमाण पत्रों का डिजिलॉकर आपका अभ्यर्थी की अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में जो छूट संबंधी है, अन्य सभी प्रकार के प्रमाण पत्र जो कि डिजिलॉकर पर उपलब्ध हो, उन्हें डिजिलॉकर के माध्यम से आप अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजिलॉकर पर उपलब्ध न हो, उनकी प्रति स्कैन करके आपको क्या करनी है, वहां पर अपलोड करनी है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर आपको रखने हैं। आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर जो है वो अलग अलग अपलोड करना है। अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लेखित निर्धारित आकार, ठीक है, न्यूनतम आपका 20 KB का है बच्चा और अधिकतम 50 KB तक होगा। और हस्ताक्षर भी बिल्कुल न्यूनतम 5 KB के और अधिकतम उनका जो साइज होना चाहिए वो 20 KB का होना चाहिए। आगे देखते हैं। सेम यही, चेहरे की छवि जो है वो आपका स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, 6 महीने के भीतर का हो, मतलब नया हो, सफेद या हल्के ग्रे की आपकी सादी पृष्ठभूमि हो, शिखर का साफ दिखाई देता हो, मतलब सीधा आपको खड़े रहना है। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन आपका नहीं होना चाहिए। इस बात पे खास ख्याल रखना, ठीक है, वरना ऐसी ही चीजों से आपके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण करना आपको बिल्कुल भी नहीं है ना। इस प्रकार अभ्यर्थी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर उसका जेपीजी इमेज लेकर स्कैन करेंगे और 5 KB और 20 KB से वो आपका कम होना चाहिए। ये आपके सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया की अन्य महत्वपूर्ण बातें वही है बच्चा। प्रथम चरण में अपना पंजीकरण करना है, शुल्क का भुगतान करना है। तीसरे चरण के अंदर बच्चा उनको पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना लॉगिन वगैरह करके अपना पूरा फॉर्म जो है वो भरना है, ठीक है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से जोड़ने हैं। उसके बाद यही है बस। हाँ, आपका यहाँ पर सिलेबस है वही जनरल नॉलेज, ठीक है, उसका सिलेबस दिया हुआ है, हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है, उसके अलावा बच्चा आपका मैथ्स का सिलेबस दिया हुआ है और फिर आपका रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद हालांकि ये बस सिलेबस वाली बात होती है, पढ़ना आपको सारा ही है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका रीजनिंग एबिलिटी का दे रखा है सारा का सारा। और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए ये आपका प्रमाण पत्र है, इसको आपको फिल करना है इस तरीके से। एंड देन आपका जाति प्रमाण पत्र है आपका, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आपका आश्रितों के लिए जो प्रमाण पत्र है वो आपका इस तरीके का दिखाई देगा। आपका आर्थिक रूप से EWS के जो लाभार्थी है स्वयं घोषणा पत्र जो है उनका इस तरीके से आपका बनकर आएगा। आगे कार्यकल्प ज्ञाप संख्या, ठीक है, 3/2019, 4/1/2002 का 2/19 TC जो आपका है दिनांक 14 मार्च 2019 का संलग्न, ठीक है, इस तरीके से आपका रहेगा। एंड देन आपका राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप ये इस हिसाब से आपका रहेगा, ठीक है। तो बाद में ये बस आपके क्या है, जस्ट फॉर्मेलिटी वाली चीजें हैं। मेन चीजें आपकी क्या है, तो एक तो आपको फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट जिनमें आप आरक्षित, ठीक है, जिनमें आपको आरक्षण मिल सकता है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं। अगर आप यूपी के डोमिसाइल रखते हो तो ध्यान रखना अपना जिस भी कैटेगरी हो, है ना, जितना भी आपका आरक्षण, जितना भी आपका कोटा बनता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या है
ज़रूरी है रखने अपने पास, क्योंकि टाइम ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा है। तो ये थी आपका सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी भर्ती 60,244 पदों के लिए। बस अब आपको मेहनत करनी है, जी जान लगाकर आपको मेहनत करनी है, क्योंकि ये मौका आपका दोबारा नहीं आएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है आप सभी को। तो ऑल द बेस्ट, बस लग जाइए और बहुत जल्दी ये भर्ती जो है, ये एग्ज़ाम जो है वो आपका हो जाएगा और उसके बाद रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ ठीक रहता है तो बहुत जल्दी आपकी एक अच्छी सी जॉब यूपी के अंदर होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि सब तक ये खुशखबरी पहुँच जाए। टेक केयर एंड धन्यवाद।